तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में बैरून मुल्क से लोगों की कसीर तादाद शरीक होगी, जिसकी वजह से नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद की बजाय कल सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। इससे पहले आज नमाज जुमा के बाद का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ लोग काफ़ी तादाद में लोग हैं जो कि बैरून मुल्क से आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टाइम चेंज किया गया है। अब कल सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए मैयत सब्ज़ाज़ार से हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान लाई जाएगी। घर से मैयत एम्बुलेंस में सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में लाई जाएगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए मैयत सब्ज़ाज़ार से हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान लाई जाएगी, जबकि घर से मैयत एम्बुलेंस में सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में लाई जाएगी। नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे अदा की जाएगी, जिसके लिए मैयत सब्ज़ाज़ार से हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान लाई जाएगी, जबकि घर से मैयत एम्बुलेंस में सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में लाई जाएगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे का ये मामला है और उनकी मैयत को उनके घर से एम्बुलेंस में सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में लाया जाएगा, जबकि सब्ज़ाज़ार से खादिम हुसैन रिजवी की मैयत को सरकारी हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड ले जाया जाएगा। शहर में ट्रैफिक और अमन व अमान के इंतजाम को बेहतर रखने के लिए मैयत को हेलीकॉप्टर पर ले जाने का प्लान बनाया गया है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की मैयत उनकी रिहाइशगाह मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में रखी गई है, जहां लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। तफसीलात ज़िशान सफदर से जान लेते हैं। ज़िशान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं, जिसके बायस यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला जो है इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पे जारी है, जहाँ पे उनका मदरसा कायम है, जहाँ पे उनकी रिहाइशगाह थी। आज के रोज़ यहाँ पे कारकुनान की जानिब से उनके चेहरे की ज़ियारत की जा रही है और इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर उनके जो चाहने वाले हैं उनका काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। लोग काफ़ी गमगीन दिखाई दे रहे हैं, एक गम की लहर दौड़ी है उनके कारकुनान में और इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पे गमज़दा लोग यहाँ पे अपने कायद की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यके बाद दिगरे यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान बनाया, जिसके लिए रास्ते वगैरह बंद किए गए हैं जो उनका एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीके से लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, ज़ियारत करके मुतबादिल रास्ते की जानिब रमा दमा हो रहे हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की जो नमाज जनाजा है वो कल 10 बजे मीनार पाकिस्तान में अदा किया जाएगा और इसके लिए मीनार पाकिस्तान में भी ख़ासी तैयारियां की जाएंगी सिक्योरिटी के हवाले से और तमाम तर इंतज़ामिया की जानिब से देखे जाएंगे। और इस वक्त आज के रोज़ उनकी रिहाइशगाह पे उनके जो चाहने वाले हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगाए जा रहे हैं और आँखें नम हैं यहाँ के लोगों की, जो यहाँ पे कारकुनान पहुँच रहे हैं उनकी ज़ियारत के लिए और ये आज पूरा दिन ये सिलसिला जारी रहेगा और कल 10 बजे मीनार पाकिस्तान में उनकी नमाज जनाजा बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। अपने ट्वीट में उनका कहना था वो खादिम हुसैन रिजवी की रहलत पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि वो खादिम हुसैन रिजवी की रहलत पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ का कहना था कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और उनके दराजात बुलंद फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया है।
आर्मी चीफ का कहना है कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और उनके दराजात बुलंद फरमाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 15 दिन में वजीर मेंशन से औरंगी तक सर्कुलर ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया। ताहम औरंगी जाने वाले ट्रैक की हालत इंतहाई अबतर है। ट्रैक जगह जगह से खस्ता हाली और जंग आलूद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा कल वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से उसका आगाज़ तो कर दिया गया है, ताहम उस मंसूबे को औरंगी टाउन तक जो है वो आना था। पिपरी से औरंगी टाउन तक जो है वो ट्रेन चलाई जानी थी, लेकिन जिन वजूहात के बिना पर उस मंसूबे को सिर्फ सिटी स्टेशन तक महदूद किया, आज उन पर बात करेंगे। और ये वो पटरी है जिस पर कराची सर्कुलर रेलवे ने चलना है और औरंगी टाउन तक जो है वो इस पर सफ़र तय करना है। पटरी की सूरत हाल काफ़ी इस वक्त भी जो है वो अबतर दिखाई दे रही है। कई मकामों से अब तक जो है वो ट्रैक क्लियर नहीं कराया जा सका है। ये साइट एरिया के मकाम पर जो है वो ट्रैक की सूरत हाल इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल का सामना है। जबकि कई मकामात पर अगर बात की जाए तो ट्रैक पर जो है वो घास फूस और झाड़ियाँ लगी हुई हैं और साथ ही साथ कई मकामात पर ट्रैक जो है वो बड़ी बुरी अबतर सूरत हाल में है, गल सड़ चुका है। उस पर ट्रेन का चलना तेज़ रफ्तारी के साथ इस वक्त मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ऐसे में शेख रशीद अहमद की जानिब से जो दावा किया गया है कि अगले 15 रोज़ में इस ट्रैक पर जो है वो ट्रेन चलाई जा सकेगी और उस रफ्तार से जिस पर आज कराची में हमने देखा कि सर्कुलर रेलवे ट्रेन चली है सुबह में, वो यहाँ पर मुमकिन नहीं हो सकेगा। और इस वक्त हालात ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ये इशारा करते दिखाई दे रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे अपने दूसरे मरहले में अगले 15 रोज़ बाद भी जो है वो चल सकेगी। जी हबीब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी, हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक रहेगा। शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी, हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, बताइएगा हमें। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो हालिया कोरोना वायरस की जो सेकेंड लहर के दौरान जो शिद्दत है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो फौरी तौर पे तमाम जो शादी हॉल्स हैं लाहौर समेत सूबे भर में, उनमें किसी भी तरह के फंक्शन जो है उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हॉल्स के अंदर कोई फंक्शन जो है वो आज से नहीं हो सकेगा और ये पाबंदी जो है उसका इतलाक 31 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। 31 जनवरी तक जो है इसका इतलाक किया गया है। इस दौरान ये हदायत भी की गई है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कि जो शादी हॉल्स हैं उनकी बजाय अब शादियां जो है वो ओपन एयर में खुले ग्राउंड्स में मकामात पे जो है वो हो सकेंगी। ताहम उनमें 300 से ज्यादा गेस्ट जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे और वो भी SOPs जो कोरोना से बचाव के हैं उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी अपडेट करने के लिए। शादी हॉल्स पर पाबंदी के बाद लाहौर में भी शेड्यूल्ड शादियां रुकने का खदशा पैदा हो गया। ज़िले इंतजामिया ने पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात राव दिलशाद से जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी शादी हॉल्स इंतजामिया के खिलाफ? जी, पंजाब हुकूमत ने NCOC के फैसले की रोशनी में जो शादी हॉल्स हैं उन पर पाबंदी आयद की है और आज से जो शादी की तकारीब हैं जो कि शेड्यूल्ड तकारीब थी वो आज से शादी हॉल्स में नहीं होंगी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में तहसील की सतह पर कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील दे दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो सरबराही करेंगे इन कमेटियों की। आपको ये बताएँ कि इस हवाले से सिर्फ 280 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर 300 तक की गैदरिंग जो है वो हो सकती है। अलबत्ता तमाम जो छोटे बड़े 1361 शादी हॉल्स हैं वो आज बंद होंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने यह कहा है कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन पर मनोअन अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरक है और किसी भी सूरत में जो है वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो सिंगल स्टोरी शादी हॉल और इसी तरह से डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी चूँकि 480 शादी हॉल्स हैं, इनमें शादियां जो है वो अब नहीं हो सकेंगी। फ़िलहाल तमाम जोन्स का जो डेटा है वो ज़िले इंतज़ामिया ने मुरतब कर लिया है। किस जोन में कितने शादी हॉल्स हैं अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि अब इन शादी हॉल्स में आज से 31 जनवरी 2021 तक शादियां नहीं होंगी। जी
जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। वकास, बताइएगा इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 मिलियन ग्रांट्स जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। और उसूली तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएगी वो पहले मरहले में सबसे ज्यादा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको फराम की जाएगी, और जो उम्र रसीदा अफराद हैं जिनकी तो उम्रें 65 साल से ज्यादा है, पहले मरहले में ये कोरोना वैक्सीन उनको फराम की जाएगी। आज के इजलास में पंजाब को 3,40,000 मेट्रिक टन ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए गंदम फराम करने की मंजूरी दी गई है, और 3 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी जो कि वजारत तालीम, सेहत और पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने से मुताल्लिक थी, उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला के कॉलेज में कोरोना के 7 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद गवर्नमेंट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर कॉलेज को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताइएगा किस किस शख्स में वायरस की तशख़ीस हुई है और कॉलेज कब तक बंद रहेंगे? बिल्कुल, गुजरांवाला में कोरोना की लहर के जो वार हैं वो बड़ी तेजी के साथ जारी हैं। तो गुजरांवाला का गवर्नमेंट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर कॉलेज में 7 कोरोना केसेस पॉजिटिव आने के बाद कॉलेज को ताहुक्म सानी सील कर दिया गया है, जबकि 90 के करीब जो रैंडम टेस्ट हैं वो किए गए हैं, जिनमें से 7 अफराद के जो कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आने के बाद जिला इंतजामिया की जानब से गवर्नमेंट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर कॉलेज को ताहुक्म सानी सील कर दिया, जबकि महकमा सेहत का कहना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। देखें जब शुरू से स्टार्ट किया था तो प्रेशर ही था, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान टीम में भी जब अर्ली ऑन आया था तो मेरे पे बहुत प्रेशर था। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद कॉन्फिडेंस आया। देखिए चैलेंजिंग आते रहते हैं, आपको दिन ब दिन एवरीडे आपको चैलेंज आते रहते हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया चैलेंज और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे, तो ऐसा प्रेशर कोई नहीं है और इन्जॉय करता हूँ। और जो सीखा है वाइट बॉल क्रिकेट में, देखें 1 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और टेस्ट मैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो कोशिश ये है कि जितना इन्जॉय करूँगा, जितना सीखूँगा, जो सीखा है वो अप्लाई करूँ। और जो सीनियर्स प्लेयर से भी देखें, मैं वाइस कप्तान भी था रेड बॉल में, और सैफ़ी भाई के अंडर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया भी। और उसके बाद अज़हर भाई ने भी आए हैं और उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। देखें जब आप सीनियर्स प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ आप जब अंदर होते हैं तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ आती है तो आप शेयर करते हैं। तो जो मैंने सीखा, जो उन्होंने सिखाया, तो कोशिश ये है कि अप्लाई कर रहा हूँ और काफ़ी हेल्प मेरी है। और मज़ीद इंशाल्लाह जब भी कोई ज़रूरत पड़ी उनसे सीखूँगा और पूछूँगा उनसे, और इन दी एंड फैसला तो जो मुझे समझ आएगी और वो मैं ही करूँगा, और जो मेरा माइंडसेट जो मेरा होगा लेके जाता हूँ, अपने आप को चैलेंज लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि टीम मेरे पे रिलाई करती है। और कोशिश यही है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, जितना देखें प्रेशर हर जगह होता है, तो मेरे ख्याल से प्रेशर में खेलने का मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करता हूँ, और जितना कोशिश हो सके मैं अपना 100% देता हूँ। अगर आप बहुत ही कम अरसे में तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हो, और जिस तरह कि आपने मौजूदा स्क्वाड में देखें तो 3 साबिक कप्तान भी हैं, तो कितना खौफ होता है, जिस तरह माजी में भी इस तरह की चीज़ें देखने में आई, कितना खौफ होता है कि टीम में ग्रुपिंग का ना बन जाए, इस तरह की चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टीम काफ़ी यंग है और काफ़ी अच्छे लड़के हैं, वो उनमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मेन थिंग ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो हम एज अ टीम ग्रुप होते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल ग्रुप का कि बना के या डिफरेंट 2 ग्रुप उधर बैठे हैं 2 ग्रुप, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई लड़का भी नहीं है इस टीम में, सारे बहुत अच्छे हैं, सारे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, खुश में यंग और सीनियर्स की बेस्ट टीम है, तो बहुत अच्छे हैं, सारे दिल से
रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, खुश होते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस से। तो मेरे ख्याल से बेस्ट टीम है हमारी, यंग टीम है, यंग और सीनियर्स की बेस्ट टीम है। तो कोशिश होती है कि हम एक तरह ही रहें। सारे जो 20 के 20 प्लेयर होते हैं वो ये नहीं है कि एक दूसरे की कुछ करें, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। फिर अबू बकर आजम, जिस तरह की परफॉर्मेंस है इस वक्त आपकी भी, जाहिर है आप पे ही सारा रिलाय होगा, जो टीम में ज़्यादातर जो है ना टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर, और न्यूजीलैंड की टीम ख़ास तौर पर इस वक्त जो माजी के स्टैट्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, करीब हारे, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। किस तरह का ये समझते हैं कि ये एक आपके लिए एक कड़ा इम्तहान होगा, ये एज ए कप्तान भी और एज ए बैट्समैन भी? देखिए, चैलेंजिंग हर जगह होते हैं। आप जब भी बाहर जाते हैं तो चैलेंजिंग होता है, नई चीज़ें होती हैं, नई टीम होती है, उनकी भी डिफरेंट टीम होती है, वो एक जैसी टीम नहीं होती थी। ठीक है, वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन हमारी भी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इंग्लैंड में हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अनफॉर्चुनेटली हम मैच एक हार गए, एक जीते हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से, बैटिंग बॉलिंग की तरफ से बहुत अच्छी रही है। और वहाँ पे जाके बैट्समैनों ने को बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखें, यंग जिस तरह थे हमारे नसीम, शहीन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो देखें, एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, जिस तरह अजहर भाई ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखें, आपको कम्बिनेशन वो बनाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है। तो कोशिश ये है कि हम उसी को लेकर चलें, और जो हमारे कम्युनिकेशन जो होगी वो प्लेयरों के साथ करें। मेन थिंग ये है कि आप जितना प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे, जितना बैक करेंगे, उतना अच्छा है। मेरी एग्जाम्पल है कि मुझे टेस्ट मैच में स्ट्रगल कर रहा था अर्ली ऑन, लेकिन सपोर्ट थी, टीम की सपोर्ट थी। स्पेशली मैं मिक्की का कहूँगा कि मिक्की ने काफ़ी सपोर्ट की मुझे, और उसने कहा था कि नहीं, इस चीज़ को जितना बैक करोगे, जितना खिलाओगे, उतना अच्छा। और देखने आपके सामने साल बाद इम्प्रूवमेंट आती रही। सर, चैलेंजिंग तगड़ी टीम, आप हर टीम को इजी नहीं ले सकते। आप जिस मर्ज़ी के साथ खेलें, आपको चैलेंज लेना पड़ता है, कोई भी टीम इजी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से हेड टीम हमारी भी अच्छी है, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस है। ये सीरीज़ हम जीतते भी आए हैं, और बाकी भी प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएंगे। जी अबू बकर। बाबर, आपका शुमार दुनिया के टॉप 4 बैट्समैन पे किया जाता है, तो ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड के अंदर भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप सेंचुरी करें, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में की थी, इंग्लैंड में भी आप सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में टारगेट आपने सेट किया सेंचुरी का। सेकेंडली, समी असलम क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान से, आपके साथ खेले भी हुए हैं। क्या समझते हैं कि 35 स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बनती थी, या वो जिस तरह डिसहार्ट होकर जा रहे हैं, एज अ तीनों फॉर्मेट के आप कैप्टन भी हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आप गलत साइन है? अबू बकर, वो पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, दूसरा क्वेश्चन बेहतर है आप सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टर से पूछ लें। देखें, बिल्कुल हर जगह, हर कंट्री में गोल होता है कि यार वहाँ पे स्कोर करें, और स्कोर वो करें जो टीम का फ़ायदा हो। और बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में मेरा गोल तो यही होता है कि यार वहाँ पे भी मेरा स्कोर हो, 100 हो, और गोल यही है, और माइंडसेट भी यही बनाया हुआ है, उसी तरह से प्रिपेयर हूँगा मैं। बाबर, आपसे पहले चौधरी साहब को पहले करने दें, यूसुफ भाई, चौधरी साहब को पहले करने दें। बाबर, आपसे पहले हेड कोच मिसबाह को चीफ सेक्रेटरी भी साथ बनाया गया, फिर उनसे उहदा वापस ले लिया गया। इसके बाद अजहर अली को 1 साल के लिए कप्तान अनाउंस किया, उनको वापस से उहदा ले लिया गया। अब आपके साथ पीसीबी ने क्या कमिटमेंट की, और खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड टूर आपका अच्छा नहीं रहता, तो उसके बाद कोई आपको ये दबाव तो नहीं होगा कि आपसे भी कहा जाए कि आप ये भुगत जाएँ? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, उन्होंने कहा कि आप खेलें, आप इस चीज़ पे फ़िक्र ना करें, आप लॉन्ग टर्म हमारे प्लान में। और उन्होंने मुझे यही बोला है कि आप फ्रीली खेलें। मुझे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है पीसीबी की तरफ से कि एक सीरीज़ हार गए या वो क्या होगा, वो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फ्रीडम दी है कि आप हम लॉन्ग टर्म आपको सोच रहे हैं। चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन। बाबर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के तीनों फॉर्मेट के लिए आपको कप्तान बनाया गया, ये एजाज़ की बात है। मेरा सवाल ये है कि दौरा इंग्लैंड पे भी जाने से पहले बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त दे सकती है, लेकिन वहाँ पर हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो गई। बॉलर्स में भी यासर शाह वो कारकर्दगी ना दिखा सके जिनकी उनसे तवक्को थी। एक मरतबा फिर आप आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छे टीम को शिकस्त दे सकते हैं न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में।
तो अगर वहाँ पे शिकस्त होती है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? या और जो बैटिंग का अदम तसलसल है उस हवाले से क्या कहें? सर अब इम्प्रूवमेंट ही चाह रहे हैं ना, हम तो यही चाह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो, और कोशिश यही होती है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। देखें, कभी ये नहीं हो सकता कि सारे प्लेयर्स परफॉर्म करें, सारी पूरी की पूरी टीम परफॉर्म करे। कभी कभार कुछ प्लेयर नहीं करते, कुछ कर जाते हैं। तो मेन थिंग ये है कि उनको बैक किया जाए। ये नहीं है कि हर रोज़ बाबर आजम ही परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। किसी दिन कोई अजहर अली करेगा, किसी दिन असद शफीक करेगा, किसी दिन हारिस सोहेल करेगा। तो ये ऑन द डे होता है। तो कोशिश ये होती है कि जो परफॉर्मर कर रहा है उसको तो बैक की ज़रूरत नहीं होती, जो नहीं कर रहा उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको उठाना और उसको बैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको कॉन्फिडेंस लाया जाए अगले मैचेस के लिए। तो देखें, हर टूर पे यही होता है कि हम जितना कॉन्फिडेंस देंगे, जितना प्लेयर को उठाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमने उनसे लेनी होती है। और हमारा गोल और माइंडसेट ये होता है कि हमने जहाँ पे भी जाना है हमने जीतना है। ऊंच नीच वो हम रिज़ल्ट का देखें हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में मेहनत है। तो वो हम करते हैं और दिल लगा के करते हैं, एक होके करते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं। थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान टीम के जो आउट स्टेशन के प्लेयर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे लाहौर के मकामी होटल में। कल से लाहौर के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे न्यूजीलैंड से जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो यहाँ पे लाहौर में आपको बता देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले बाबर को। पेशावर BRT बसों की फ़नी खराबियाँ दूर ना की जा सकें। यूनिवर्सिटी रोड के करीब आज एक और बस खराब हो गई। बस ठीक ना होने पर मुसाफिरों से बस को धिक्का भी लगवाया गया। तो आपको बता दें, पेशावर BRT बसेस की फ़नी खराबियाँ दूर ना की जा सकें। यूनिवर्सिटी रोड के करीब आज एक और बस खराब हो गई। बस ठीक ना होने पर मुसाफिरों ने बस को धिक्का भी लगाया। तो आपको बता रहे हैं, पेशावर BRT बसेस की फ़नी खराबियाँ दूर नहीं की जा सकें। बसों की खराबियों का ये सिलसिला जारी है। इससे पहले भी कई बसें खराब हो चुकी हैं। तफसीलात अजमत अली शाह से जानते हैं। अजमत, एक और बस खराब हो गई है। अजमत, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल भी यही बस जो है वो BRT की ख़राब हुई थी। इससे कबल भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसके लिए तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा BRT सर्विस जो थी वो मुअत्तल रही, जिसे बाद में बहाल किया गया। तो उसके बाद भी यानी कि कल भी एक बस ख़राब हुई थी और आज भी यूनिवर्सिटी रोड अबदरा पर जो है वो बस ख़राब हुई है। ये आए दिन वाक़यात आते रहते हैं, लेकिन जब हमारी बात हुई है बस रैपिड ट्रांजिट के तर्जुमान से, तो उनका ये कहना था कि चूँकि ये बस जो थी वो मेंटेनेंस के लिए थी और इसी वजह से जो है वो ये ख़राब नहीं हुई थी। थोड़ी वक्फे के लिए इसे हाइबरनेशन या इसे दोबारा से रीस्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से ये कुछ वक्फे के लिए बंद हो गई थी। जी अजमत, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, LTA प्लाटों की तकसीम के केस में नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ पर बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब 13 अफराद को मुबैना तौर पर नवाजने के हवाले से जो प्लाटों की इंक्वायरी है वो चल रही थी। नैब टीम की तरफ से बताया गया है कि जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल कर ली गई है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मुश्तरका तहकीकाती टीम की अक्सरियत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की है। ज़रा की तरफ से बताया गया है कि तहकीकाती टीम की रिपोर्ट चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में ये वाज़ेह किया गया है कि प्लाटों की तकसीम पर नामजद अफराद को तलब करने के लिए पंजाब पुलिस की मदद की ली गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से ये जवाब आया कि जो नामजद अफराद हैं उनमें से बेशतर इंतकाल कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको प्रोड्यूस करना मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर 3 अप्रैल 2000 को ये शिकायत मौसूल हुई, जिस पर उन पर इल्ज़ाम था कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने ये तमाम तर जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल LDA में किया, वो बतौर चेयरमैन LDA अपने इख्तियारात एक्सरसाइज किए। इस हवाले से अब फाइनल डिसीजन चेयरमैन नैब करेंगे, जिसके बाद इसका बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित के हल्का 2 से तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती में भी जीत गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 96 वोटों से फातेह करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद दूसरी गिनती में भी हार गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का दावा है कि हल्के में दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हो गए। हतमी नताइज का ऐलान पोस्टल वोटों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद होगा। मौसम के हवाले से कुछ बात करें। महकमे मौसमियात ने कराची में हल्की बारिश की नवीद सुना दी है। पीर से बुध के दौरान शहर में हल्की बारिश की पेशगोई है। इस वक्त भी शहर में सर्द साइबेरियन हवाओं का राज है। तफसीलात जानते हैं मानिया शकील से। मानिया, बताइएगा महकमे मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है?
जी बिल्कुल, जहां कराची शहर में सर्द मौसम की एंट्री हुई, महकमा मौसमियात ने एक और नवीद सुना दी कि कराची में पहली बारिश होगी। मौसम सरमा की पहली बारिश कराची में बरसेगी, जो कि 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के दरमियान बरसेगी। तो कराची वाले पीर का इंतजार करें। पीर से लेकर बुध के दौरान जो है कराची में हल्की बारिश हो सकती है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बारिश का आगाज़ जो होगा वो पीर की शाम से लेकर बुध के दरमियान तक होगा। तो बूंदाबांदी और हल्की बारिश कराची वालों का इंतजार कर रही है और कराची वाले बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में खासी बारिश बरसी। कराची में रिकॉर्ड ब्रेक बारिशें थी जो एक नया रिकॉर्ड बना गई। लेकिन अब जो है सर्दियों की बारिश का भी आगाज़ हो गया। सर्दियों में भी बादल बरस पड़ेंगे। साथ साथ ये कि मौसम जो है बारिश के बाद मज़ीद ठंडा हो जाएगा। और अगर आज के मौसम की बात करें तो कराची में आज का मौसम भी खासा दिलकश है, क्योंकि साइबेरियन हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। तो ठंडी ठार हवाएं सुबह के औकात से ही चल रही है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त 25% है। तो दिन भर यही जो है माजरा रहेगा कि मौसम के ठंडा भी रहेगा और साथ साथ खुश्क भी रहेगा, क्योंकि साइबेरियन हवाएं हैं, ठंडी हवाएं तो है लेकिन साथ साथ खुश्क भी हैं। हवा में डस्ट पार्टिकल का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन कराची वाले इस बात से भी खुश हैं कि मौसम जो है वो तब्दील हो गया और मौसम सादा खुश हो गया है। तो और साथ साथ अगर दर्जे हरारत की बात करें तो इस वक्त जो है दर्जे हरारत तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इस वक्त मतला साफ है और दिन भर कुछ यही जो सूरत हाल रहेगी कि हवाएं चलती रहेंगी, मतला साफ रहेगा और मौसम यूं ही साइबेरियन हवाओं की वजह से दिलकश रहेगा। तो कराची वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और गर्मा गर्म सूप का मौसम आएगा। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। शहर कायद में मुर्गी का गोश्त 420 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात महमूद रियाज से जान लेते हैं। महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा। जहां शहर कायद में हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहां मुर्गी कैसे पीछे रह सकती है। पिछले काफ़ी दिन से हम देख रहे थे कि मुर्गी की कीमतें निस्बतन कम थी, लेकिन अब मुर्गी भी जो है वो 230 रुपये से बढ़कर 260 रुपये ज़िंदा फ़रोख्त हो रही है और 2-4 रुपये का फ़र्क ज़रूर है। और शहर के कई इलाकों में गोश्त जो है ज़िंदा मुर्गी का वो 400 से लेकर 420 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी एक कुछ सस्ती थी, मुर्गी भी आसमान पर पहुँच गई। बस भाई, आजकल के एतबार से कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक खिला रहा है। मगर हालात को देखते हुए पहले ज़्यादा लेते थे, अब थोड़ी सी कम कर दी है। मगर ये है कि बहुत आजकल जो है ना महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि मुर्गी की कीमतें जो है डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है कम हो रही हैं। क्या वजह है कि ये मुर्गी की? सर, माल शार्ट है, पीछे माल आ नहीं रहा, तैयार नहीं हो रहा, हर चीज़ महंगी है, माल छोटा आ रहा है। इनका ये कहना है कि जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो यकीनन डिमांड एंड सप्लाई में और आने वाले वक्त में जो है मुर्गी की कीमतें जो है वो मज़ीद उनमें इजाफा होगा, चूँकि सर्दियों के अंदर मुर्गी की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें मज़ीद ऊपर जाने का अंदेशा है। जी महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, गुज़श्ता दौरे हुकूमत का एक और केस खुल गया। 2.25 करोड़ की एक्सरे मशीनों की खरीदारी पर एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 2015 और 16 में खरीदी गई मशीनों पर सोशल सिक्योरिटी हुकाम के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं। तफसीलात जानते हैं साउद बट से। साउद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी में एक्सरे मशीनों की ख़रीदारी के हवाले से एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर जो तहकीकात है उसमें तेज़ी कर दी है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि एंटी करप्शन की टीम ने बाकायदा शादरा हॉस्पिटल, शेखुपुरा और फैसलाबाद के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ये मशीनें इंस्टॉल की गई हैं उनका बाकायदा विज़िट किया है। ये मशीनें 2015-16 के माली साल में मंगवाई गई थी और 2.25 करोड़ की मालियत की जो मशीन्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस का मसला था। नईम बेग जो इस वक्त डायरेक्टर परचेज थे और डॉक्टर मोहम्मद इलियास थे, इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया गया है और इनको बार बार बुलाया जा रहा है तमाम तर रिकॉर्ड लेके। एंटी करप्शन की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि जब मशीनें उस स्पेसिफिकेशंस के ऊपर फॉल नहीं करती थी और फ्रांस से ये इंपोर्ट की गई थी तो डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने बतौर MS किस हैसियत से ये मशीनें खोली और उनका बाकायदा तौर पर साबिक सेक्रेटरी सारा असलम से इफ्तिताह भी करवाया। इस हवाले से तमाम तर सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी के अफसरान ने इन मशीनों की खरीदारी में मुबैना किकबैक्स लिए हैं, जिसकी वजह से तमाम तर रिकॉर्ड एंटी करप्शन को चेक करना पड़ रहा है। तमाम तर रिकॉर्ड के साथ साथ जो परचेज कमेटी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं और कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो स्पेसिफिकेशंस लिखी गई थी उसकी ओरिजिनल फाइल और जो मशीनें पाकिस्तान फ्रांस से भिजवाई गई थ्रू वेंडर, इसका तमाम तर रिकॉर्ड आप लेकर पेश हों। वेंडर से भी डाटा चेक किया जा रहा है। ज़रा की तरफ से बताया गया है कि वेंडर ने यह जवाब दिया है कि मैं मशीनें
तब्दील करने के लिए तैयार था। उस वक्त फ्रांस के अंदर कुछ हालात ख़राब थे जो बर वक्त तब्दील नहीं हो सकी, लेकिन बाद में सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने ये मशीनें खुद खोल ली, तो जो डब्बे अनपैक कर दिए गए हैं वो वापस नहीं किए जा सकते। इसका तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो एंटी करप्शन चेक कर रहा है और मजीद जो इसमें तलबियाँ सीनियर अफसरान की भी हैं वो भी की जाएंगी। ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया। कराची की मंजूर कॉलोनी में महमूदाबाद नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन टीम और पुलिस के साथ मकीनों की झड़पें हुई थी। मज़ीद तफसीलात जावेद कामखानी से जान लेते हैं। जावेद बताइएगा हमें। जी, महमूदाबाद नाले के अतराफ कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर इंसदादे मुहिम जो है वो शुरू की गई और उसमें गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि क्या वाक़या हुआ। पुलिस और इंतज़ामिया KMC को यरगमाल भी बनाया गया मुजाहिरीन की जानिब से और पथराव भी किया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस के मुज़ाकरात हुए और मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि जहाँ कल चीज़ें तोड़ी गई थी, तजावुज़ात के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, सिर्फ वहीं तक रहा। उसके बाद आगे के लाएअमल के हवाले से ताहाल जो आगा नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामत के मुताबिक शहर में नालों को जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको बनाना, उनकी चौड़ाई को जो है और गहराई को बढ़ाने के साथ साथ दोनों अतराफ जो है कुशादा रोड तामीर किए जाएंगे। तो मेरे अकब में वो नाला है, आपको दिखाया महमूदाबाद, जिसे वसी करना है और वसी करने के साथ साथ जो है इसकी दोनों अतराफ जो है वो कई फिट जगह और कुशादा रख कर जो है सड़क की तामीर करनी है। कल जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो ये फायर ब्रिगेड मंजूर कॉलोनी स्टेशन है, जहाँ से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया और इसके जो पिलर और बाहरी दीवार जो है उसे बिल्डोज करके गिराया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है वो हालात कशीदगी हो गई थी और उसके बाद पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर लोगों की मुदाखलत के बाद जो है वो जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्हें मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। उसके बाद अब जो है वो आज की सूरत हाल तो जूं की तू है। लेकिन यहाँ के जो मक्की हैं उनका ये कहना है कि अगर उनकी रिहाइश गाह को तोड़ा जाता है तो उसके लिए मुतबादिल दी जाए या उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए कि कहीं जाकर वो जो है अपनी छत बसा सकें और रिहाइश के लिए मुनासिब इंतजाम हो सके। सुप्रीम कोर्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए महकमा तालीम सिंध के मुलाजमीन के लिए खुशी की खबर आ गई। अब रिटायरमेंट से 6 माह पहले सर्विस कार्ड बनेगा। रिटायरमेंट के फौरी बाद पेंशन और दीगर वाजबात मिल जाएंगे। तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा नोटिफिकेशन में मजीद क्या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध ने महकमा तालीम के छोटे और बड़े ग्रेड जो मुलाजमीन या अफसरान हैं उनके लिए एक और मुश्किल ख़त्म कर दी है। 60 बरस की उम्र में जो मुलाजमीन रिटायरमेंट हासिल करेंगे उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है 6 माह कबल जो है महकमा तालीम के पास जमा करना होगा। जैसे उनकी जो है मुलाजमत मुद्दत ख़त्म होगी, फौरी तौर पर उनको पेंशन और तमाम तरह अखराजात अदा कर दिए जाएंगे। इस हवाले से महकमा तालीम सिंध ने तमाम सूबाई, डिवीजनल, ज़िले जो अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी अहकाम जारी कर दिए हैं। जो अफसरान जो है वक्त से कबल यानी कबल साल नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि मुलाजमत के लिए आसानी पैदा की जाए। असद खटक का कहना है कि वीना मलिक सिफारत खाने के लोगों से मिलकर जाली पासपोर्ट पर बच्चों को पाकिस्तान लेकर गई। दुबई में बच्चे ECL पर हैं, वीना पाकिस्तान कैसे ले जा सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस पर सो मोटो लें। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती। वो 24 न्यूज़ के मॉर्निंग शो 24/9 में खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मसले यहाँ पे बड़े खतरनाक हैं। एक तो इलीगल पासपोर्ट बनाया गया है मेरे बच्चों के लिए, जो कि मैं गैर मौजूदगी में, बगैर मेरे NOC के, बगैर दुबई कोर्ट के और दुबई US कॉन्सुलेट के कंसर्न से। केस बड़ा सीधा है। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे हक में फैसला देते हुए बच्चे मेरी हवालगी करने का इनको नोटिस दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा ने कॉन्सुलेट के साथ मिली भगत करके मेरे बच्चों को पाकिस्तान भिजवा दिया है। जो आप ये बात कर रहे हैं, इट्स अ बिग वन। Do you have any proofs for that? Yes, I'm serious. I'm serious about that, and I'm behalf of you guys and आपके तवस्सुत से मैं चीफ जस्टिस साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लें। PDM को पेशावर में 22 नवंबर को जलसे की इजाज़त न मिल सकी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इजाज़त नहीं दे सकते। अजमत अली शाह, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, PDM का जलसा होने जा रहा है, 22 नवंबर को होने जा रहा था, जिसके लिए 5 नवंबर को अपोजिशन जमातों ने एप्लीकेशन दी थी जलसे के लिए।
जिसे ज़िला इंतज़ामिया ने रद्द कर दिया है और उन्हें इस जलसे की इजाज़त नहीं मिली है। बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि कोरोना के जो ख़तरात के पेश नज़र PDM को जलसे की इजाज़त जो है वो पेशावर में नहीं दी जा रही, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो हैं, अपोजिशन अरकान जो हैं वो बज़िद हैं कि वो 22 नवंबर यानी इतवार के दिन पेशावर में अपना पावर शो करेगी, जलसा करेगी। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला ने मजीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बंद करने का फैसला कर लिया। सरगोदा, साहिवाल और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बंद कर दी जाएंगी। महकमा दाखिला ने मजीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बंद करने का फैसला कर लिया है। सरगोदा, साहिवाल और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बंद कर दी जाएंगी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। 24 न्यूज़ बाखबर।